नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। चुनाव आते ही हर दल को अपनी जातीय समीकरण की चिंता सताने लगती है, खासकर जाति विशेष आधारित वोट बैंक वाली पार्टियों को। राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस पर रणनीतियां बनने लगी हैं। सभी दलों की नजर दलित वोट बैंक पर टिकी हुई है। बीते लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराने वाले दलित वोटरों को लुभाने के लिए तमाम सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी हैं। मायावती तो अपना आदर्श स्लोगन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तक को बदल चुकी है। आखिर क्यों और क्या है चुनाव का यह डी फैक्टर, इस रिपोर्ट में देखिए। हर दल खुद को सत्ता के केंद्र में लाने की कोशिश में लग गया और इसी कोशिश में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी एक्टिव हो गई। मायावती यूं तो उत्तर प्रदेश में अपनी सबसे ज्यादा सक्रियता रखती हैं, 4 बार प्रदेश की मुखिया भी रह चुकी हैं, लेकिन इनकी पार्टी बीएसपी की सक्रियता देश भर में इस पार्टी का अपना आधार है और वो है दलित। देश के तमाम राज्यों में दलित वोटर अपनी खास भूमिका रखते हैं। किसी भी पार्टी को सत्ता पर बिठाने और सत्ता से बेदखल करने की ताकत दलित वोटर रखते हैं। मायावती इस बात को बखूबी समझती, तभी तो वो अपने कोर वोटर दलितों को साधने के लिए वापस फिर से अपने कोर एजेंडे पर आ गई। एजेंडा दलित वोटर्स को अपने पाले में फिर से लाने का। इसके लिए मायावती ने अपने आदर्श वाक्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को बदलकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर दिया। इसके तहत मायावती ने प्लान बनाया है कि देश में कहीं भी दलित उत्पीड़न की घटना सामने आने पर बीएसपी के नेता वहां जाएंगे और पार्टी की ओर से हर संभव मदद भी करेंगे। साथ ही गांव-गांव जाकर दलितों में यह संदेश भी दिया जाएगा कि मायावती को मजबूत करें। मकसद साफ है कि मायावती अब सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय यानी सभी का हित और सभी के सुख की बजाय बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय यानी कि दलितों का हित और उनका सुख, इसी के फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ने वाली हैं, जिससे वो अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा सकें। बहन कुमारी मायावती जी को अब दलितों की याद आई है। अब वो दलितों की हितैषी बनना चाहती हैं। इससे पहले जब लगातार प्रदेश में और देश में दलितों पर उत्पीड़न की घटना होती थी या दलितों के अधिकार छीने जाते थे, तब तो मायावती जी का कोई ना बयान आता था, ना बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती थी। आपने देखा होगा कि हाथरस की घटना हो, उम्बा की घटना हो, शाहजहांपुर की घटना हो, अभी हाल ही में फर्रुखाबाद की घटना हो, जहां पर 2 दलित बेटियों के साथ में जो अपराध हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि मायावती जी को इतनी देर में ये सब चीज क्यों याद आती है? ये बसपा का अंदरूनी मामला है, उनके संगठन का मामला है कि वो घटना के बाद डेलीगेशन भेजेंगे। पहले क्यों नहीं भेजते थे, पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाते थे, ये भी सवाल उठेंगे। तो समाजवादी पार्टी को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले पे पीडीए की लोगों की हक की आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं और कहीं भी देश में दलितों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे, किसानों, मजदूर पे अगर अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, तो समाजवादी पार्टी ने आवाज़ उठाई है। आगे भी समाजवादी पार्टी आवाज़ उठाती रहेगी। अच्छी बात है कि लोग अब एसी कमरों से निकलकर जनता के बीच राजनीति करने के बारे में सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने राजनीति को अपने ड्राइंग रूम तक सजा रखा था, उनको कम से कम बाहर निकलने के लिए मजबूर किया है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से पिछड़े, दलितों, वंचितों, शोषितों के उन्नयन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, वो किसी सरकार में नहीं हुआ। अब सवाल है कि आखिर मायावती इस वक्त खुद को इतना एक्टिव क्यों कर रही? आखिर अचानक से उन्हें अपने काडर वोट बैंक की चिंता क्यों सताने लगी? तो इसका जवाब है राज्यों के विधानसभा चुनाव। दरअसल यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव में बीएसपी सभी पर अपना कैंडिडेट तो उतारेगी ही, साथ ही चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में भी उनकी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, जिसमें फिलहाल जम्मू कश्मीर में अकेले और हरियाणा में इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही। दरअसल बहुजन समाज पार्टी का मूल आधार दलित वोट बैंक ही है। शुरुआत में काशीराम ने इन्हीं दलितों के सहारे बसपा को अलग पहचान दिलाई।
उत्तर भारत में दलित मूवमेंट को खड़ा करने वाले काशीराम ने जिस पार्टी के सहारे बहुजन समाज को सत्ता के गलियारे में स्थापित किया, उसकी कमान अब मायावती के हाथ में है। खराब से खराब परिस्थिति में भी मायावती अपना 20% वोट बैंक बचाए रखती थी, लेकिन हाल फिलहाल पार्टी का जनाधार लगातार गिरता हुआ देखा जा रहा है। हाल के लोकसभा चुनाव में बसपा को कुल 9.39% ही वोट मिले, जिसके बाद मायावती को फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ा। यानी मायावती अब आने वाले राज्यों के चुनाव में अपना खोया जनाधार वापस पाने की जुगत में लग गई। चुनाव के जो रिजल्ट आए और बसपा का जो वोट परसेंटेज आया वो घट गया। जो विधानसभा चुनाव में 13% था वो घटकर अब 10% से नीचे आ गया। मायावती की अब ये चिंता है, उन्हें 2027 दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां बीएसपी की बहुमत से सरकार बन चुकी है। यहाँ 3 बार और वो मुख्यमंत्री रही, यानी कुल मिला के 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तो 27 उनके एजेंडे में है और 27 के लिए फिर से वो आक्रामक पुरानी बीएसपी को कलेवर वो धारण कर रही हैं। पुरानी बीएसपी में क्या था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और दलित बेस वोट उनका था और बहुत अच्छी तादाद में उनके पास दलित बेस वोट था। 2019 में 22% था, जो बाद में अब इस समय घटकर 10 के नीचे आया है। मायावती उस पुराने वोट बैंक को वापस पाना चाहती हैं, इसीलिए आक्रामक हैं। आपको चुनावी राज्यों में दलित वोटों का गणित बताएंगे, उससे पहले जरा हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में दलित वोटर्स का क्या रुझान रहा, ये समझ लीजिए। अब की बार 34.5% दलित वोट बीजेपी को मिले हैं, जो कि 2019 की 35.5% की तुलना में 1% कम है। वहीं कांग्रेस को इस बार 20.8% दलित वोट मिले हैं, जो कि 2019 की 16.7% के मुकाबले 4% ज्यादा है। यानी 2024 के चुनाव में कांग्रेस के वोटर्स में दलितों की हिस्सेदारी बढ़ी है, जिसका सीधा असर सीटों पर पड़ा है। 2019 के चुनाव में 303 सीट जीतने वाले बीजेपी का आंकड़ा 240 पर जाकर रुक गया है। वहीं 2019 में 52 सीट पाने वाली कांग्रेस का ग्राफ बढ़कर 99 पर पहुंच गया, जबकि 2019 में महज 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली समाजवादी पार्टी अब की बार 37 सीट जीतने में कामयाब हो गई। माना जा रहा है कि लोकसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीटों में इतनी बड़ी उछाल की सबसे बड़ी वजह दलित वोटर्स का झुकाव है, जो किसी दूसरे दलों की तरफ ना जाकर इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट कर गया था। साफ है, दलित वोटर लोकसभा में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। अब बारी विधानसभा चुनावों की है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हरियाणा की हो रही है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जहां जातीय समीकरण को साधे बिना किसी भी पार्टी को शायद ही सत्ता नसीब हो, और उनमें भी सबसे ज्यादा दलित वोटर्स को साथ लाए बिना। यहां दलित वोट बैंक का अपना खास दबदबा है। हरियाणा की आबादी में एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जातियों का है। एक अनुमान के मुताबिक हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 20% है, जिसमें सबसे ज्यादा जाटव है, जिनकी 40 से 50% के करीब आबादी है। इसके अलावा वाल्मीकि 20 से 30%, धानक 10 से 20, मजहबी 10 से 20 और ओध जातियां तकरीबन 5 से 10%। हरियाणा में सबसे ज्यादा दलित आबादी अंबाला, फतेहाबाद और सिरसा जिले में है, और यही कारण है कि इन 3 जिलों में 12 विधानसभा हलके हैं। और 2019 की यदि बात की जाए तो इन हलकों में कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी, 4 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और बाकी की जेजेपी और निर्दलीय विधायकों ने जीती थी। सिरसा ही एक ऐसा जिला है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। और इसी सिरसा की लोकसभा सीट से कांग्रेस की मौजूदा सांसद है कुमारी शैलजा, जो दलित बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं। कुमारी शैलजा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और अब की बार चुनाव में प्रदेश के सीएम पद की रेस में भी शामिल हैं। सबकी उम्मीदें भी होती हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे समुदाय के रूप से हो, होता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि एससी ने, अनुसूचित जातियों ने बहुत मेजॉरिटी में कांग्रेस को वोट दिया है। वैसे भी बैकबोन रही है कांग्रेस पार्टी की, तो उम्मीदें होती हैं। और अगर और लोग अपने आप को या कोई समुदाय या कोई भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं या उम्मीद करते हैं, तो
तो आज के दिन जागरूकता बहुत बढ़ चुकी है, तो फिर ऐसी समुदाय क्यों नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से ही खुद को सीएम पद की रेस में आगे कर चुके। ऐसे में कुमारी शैलजा का यह बयान कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान से लेकर अब तक कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना कराने की बात तो कर रहे हैं, साथ ही दलितों और वंचित वर्ग के लोगों को सत्ता में भागीदारी का भी मुद्दा उठाते हैं। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है। ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी है। हरियाणा में दलितों का झुकाव किस दल की ओर ज्यादा रहता है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहां अनुसूचित जातियों के लिए 17 सीट आरक्षित हैं, जिसमें से 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आई थी। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान बदलने की बात करी, संविधान संशोधन की बात करी, तो वो बात कहीं ना कहीं आरक्षण के माध्यम से दलित समाज के दिल में घर कर गई। और पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से दलित वोट कांग्रेस के पक्ष में टर्न आउट हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक सरप्राइजिंग फैक्ट था। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में हरियाणा में दलित समुदाय की कई बिरादरी है। वैसे तो 36 बिरादरी का नारा दिया जाता है, लेकिन दलित समुदाय की बात करें तो दलित जो है दूसरे नंबर पर है। 18% वोट हरियाणा में दलित समुदाय से है। दलितों की कई जातियां हैं, कई उप जातियां हैं, लेकिन ये सारी जातियां कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर ही मतदान करती हैं। अब की बार जिस तरीके से लोकसभा में दलित मतदाता गया है, लग ऐसा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी दलित समुदाय कहीं ना कहीं फिलहाल के तौर पर कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार हरियाणा में जाट और ओबीसी के साथ ही दलित वोटर किस दल का खेल बिगाड़ते हैं और किसका समीकरण बनाते हैं। और न सिर्फ हरियाणा बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी दलित वोटर किसी भी चुनाव में अपनी खास भूमिका रखते हैं। इन राज्यों में भी दलित वोटर की ताकत को देखते हुए राहुल गांधी अभी से संविधान और जातीय जनगणना का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाने लगे हैं। आखिर महाराष्ट्र और झारखंड में दलित वोटरों का रुझान किस ओर रहता है और दलित वोटर कैसे किसी भी पार्टी और कैंडिडेट की जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं, यह रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। देश में पता लगाना है कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना हक बनता है। मौजूदा वक्त में देश के दो ऐसे राज्य जहां एक में एनडीए यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की साझा सरकार है, तो वहीं दूसरे में इंडिया यानी कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की गठबंधन वाली सरकार चल रही। यानी दोनों ही खेमों के लिए दोनों ही राज्य अब की बार के चुनाव में नाक का सवाल बन गए। दोनों ही गठबंधन की पहली कोशिश दोनों राज्य में अपनी सरकार बनाने की तो है ही, वहीं दूसरी कोशिश देखें तो दोनों अलायंस कम से कम अपनी अपनी सत्ता बरकरार रखना जरूर चाह रहे होंगे, जिसमें दलित वोट बैंक सबसे बड़ा रोल निभाने वाला, खासकर महाराष्ट्र में। एक आकलन के मुताबिक महाराष्ट्र में तकरीबन 10.5% के करीब दलित आबादी रहती है, जिसमें से विदर्भ में सबसे ज्यादा
23% दलितों की संख्या। बात अगर जातियों के हिसाब से करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा 30 से 40% जाटव की आबादी है। वहीं महार 20 से 30%, मांग्स 10 से 20%, धोबी भी 10 से 20 और चंभर जाति से ताल्लुक रखने वालों की संख्या लगभग 5 से 10% के करीब है। बीते लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखें तो दलितों और आदिवासियों का सबसे ज्यादा झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ रहा, यानी एससी और एसटी वर्ग का एकमुश्त वोट कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को मिला। जाहिर है बीजेपी की तरफ दलित वोटर्स का रुझान इस बार के लोकसभा चुनाव में कम रहा, जिसका खामियाजा उन्हें कई सीट खोकर भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को महाराष्ट्र में एनडीए के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन के पीछे ये एक बड़ी वजह मानी जाती है। सीएसडीएस के एक सर्वे के मुताबिक ओबीसी वर्ग ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक को जहां 39% वोट किया, तो वहीं बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की तरफ 50% वोटर्स का झुकाव रहा। वहीं 39% मराठाओं ने इंडिया ब्लॉक को वोट किया, जबकि एनडीए के हिस्से में 46% मराठाओं का वोट आया। 46% दलितों का वोट जहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को मिला, वहीं 35% दलित वोटर्स का झुकाव एनडीए की तरफ रहा। इसके अलावा 55% आदिवासी वोटर्स ने इंडिया ब्लॉक के पक्ष में मतदान किया, तो वहीं एनडीए के हिस्से में महज 35% आदिवासियों का वोट आया। इन सब का नतीजा ये निकला कि प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अब बारी विधानसभा चुनाव की है। महाराष्ट्र में दलितों की बात करें तो कुल मतदाताओं के करीब 15% के आसपास दलित मतदाता हैं। महाराष्ट्र में 2 तरह के दलित हैं, हिंदू दलित और नवबद्ध दलित। नवबद्ध दलित बाबा साहब के आम्बेडकर को मानने वाले हैं। हिंदू दलित वो करीब भारतीय जनता पार्टी के करीब है। यदि हम पिछले लोकसभा के चुनाव की बात करें तो देश स्तर पर जो एक मैसेज गया या दलित समाज में मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी यदि तीसरी बार सरकार में आती है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान बदल देंगे। ये नैरेटिव इतना असर रहा, जमीन पर इतना काम किया कि महाराष्ट्र में पहली बार सारे दलित नेताओं का भी साथ छोड़ करके, आम्बेडकर का साथ छोड़ करके, रामदास अठावले का साथ छोड़ करके सभी लोगों ने महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े रहे। महाराष्ट्र में दलितों के सबसे बड़ी नुमाइंदगी के तौर पर काफी सालों से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई को माना जाता रहा, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था। लेकिन तब से आज तक इस पार्टी के 50 से ज्यादा टुकड़े हो चुके हैं। रामदास अठावले की पार्टी भी उसी का एक हिस्सा है। हालांकि बाबा साहेब के पोते प्रकाश आंबेडकर और दलित नेता जोगेंद्र कावड़े भी अपनी अपनी पार्टी बनाकर प्रदेश में सियासत करते हैं और मौका मिलने के मुताबिक दूसरे पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ते हैं। विधानसभा वाइज देखें तो महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटों पर औसतन 15,000 के करीब दलित वोटर्स हैं, जबकि लोकसभा की 15 सीटों पर दलित वोटर्स ही किसी भी कैंडिडेट का भविष्य तय करते हैं। महाराष्ट्र से उलट झारखंड एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है, जहां आदिवासी वोटर्स का सबसे ज्यादा बोलबाला रहता है। हर चुनाव में लगभग सभी 81 सीटों पर आदिवासी वोटर ही किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के जीत और हार का अंतर तय करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में तकरीबन 26% आबादी आदिवासियों की, वहीं 14% के करीब दलित समुदाय के वोटर हैं। यही वजह है कि विधानसभा की 81 में से 37 सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित हैं, जिसमें से 28 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, तो वहीं 9 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अगर हम लोग लें तो ट्राइबल सीटें वहां पर 28 हैं और पिछली बार भी 26 सीटें वहां जीत गई थी। अब रह गई बात कि भाजपा कोशिश कर रही है और बड़ी मजबूत कोशिश कर रही है कि हम पेनिट्रेट करें, और उसी की कड़ी में है कि चंपई सोरेन को वो लाएंगे।